नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो है उठापटक वो थमने का नाम नहीं ले रही है और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुसीबतें भी कम नहीं हो रही है। अब खबर ये आ रही है और चर्चा का बाजार भी इस खबर को लेकर गर्म है कि मिलिंद नार्वेकर जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं वो अब शिंदे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कुछ उनके ज्वाइन करने से घटनाक्रम बदलेगा और क्या इस खबर में कितनी सत्यता है, इसी बात को लेकर हम सीधे चलेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, खबर आ रही है कि मिलिंद नार्वेकर भी अब जो है शिंदे गुट में जा सकते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के और सचिव भी हैं शिवसेना में। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये आज के हमारे राष्ट्र संवाद में इस पर संवाद करना इसलिए ज़रूरी मानते हैं क्योंकि हमको लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति जिस तरह से लगातार अपनी गति और दिशा दोनों में परिवर्तन करती जा रही है जी। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा घटनाक्रम होगा जिसको समझना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मिलिंद नार्वेकर जो है, जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति से परिचित हैं, मैं उनको तो पता ही है, जो नहीं है मैं उनके लिए बताऊं कि मिलिंद नार्वेकर, आप जैसे कहा कि वो शिवसेना के सचिव के पद पर तो है ही हैं, अभी तक है बिल्कुल। लेकिन मिलिंद नार्वेकर एक ऐसे राजनेता रहे हैं जो उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी जो लोग थे उनमें से एक माने जाते थे। एक जमाना जब था जब बाला साहब ठाकरे जब कमान संभाला करते थे, तब उनका एक बहुत करीबी व्यक्ति हुआ करता था जिसको राइट हैंड मैन कहा जाता था। वो था रविंद्र म्हात्रे जी। और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान आई और उसके बाद म्हात्रे साहब जो है उनकी जगह ले ली नार्वेकर ने, मिलिंद नार्वेकर ने, और बहुत पावरफुल पोजीशन में वो माने जाते थे अब तक। कब तक? जब तक ये महाअघाड़ी सरकार नहीं बनी थी तब तक। जब 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद जब ये सरकार उनकी बनी और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जब सरकार बनाना जो है वो उचित समझा उद्धव ठाकरे ने, उसके बाद से नार्वेकर की पोजीशन जो है वो उस तरह से नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, और फिर वो साइडलाइन हो गए। उनका कद जो है काफ़ी कम हो गया, वजन काफ़ी कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से काफ़ी घट गया, पर उन्होंने संबंध जो है अपने अच्छे बनाए रखे। जब शिंदे गुट ने रिवेल किया और सब चले गए और भाजपा के साथ जाके सरकार बनाई, तब भी नार्वेकर ने शिंदे के साथ भी संबंध अच्छे रखे। और उसके बाद ये गणेशोत्सव जो हुआ था तब शिंदे नार्वेकर के घर पे मिलने के लिए भी गए थे, ये भी खबर आई थी हमको। और काफी समय से ये एक अपेक्षा की जाती थी कि ये कभी भी होने वाला है, और इसकी घोषणा फिर की भी गई है, शिंदे गुट के द्वारा ही की गई है कि अब नार्वेकर हमारे यहाँ आ रहे हैं। नार्वेकर जो है काफी विवादित नेता रहे हैं शिवसेना के। आपको बताऊं मैं, राज ठाकरे या नारायण राणे फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे लोग रहे हैं कि जिसे ये कहा जाता था कि मतलब राज ठाकरे तो उनके भतीजे थे और नारायण राणे बहुत बड़े एक समय के शिवसेना के नेता हुआ करते थे, ठीक है। और इवन मोहन रवाले नाम के एक जो एमपी हुआ करते थे, उनका भी ये आरोप रहा है कि उन्होंने उनके और बाला साहब या उद्धव के बीच में जो भी संबंधों में जो खटास आई, जो एक तनाव पैदा हुआ और एक डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ, उसके पीछे मिलिंद नार्वेकर जो है वो उसकी अहम भूमिका है। ये उन सब तीनों ने ये खुलेआम जो है नाम के साथ उन्होंने ये आरोप लगाया था कि नार्वेकर प्लीज प्लेइंग ए डूबियस रोल, और उनकी बड़ी भूमिका है ये डिस्टेंस पैदा करने की। तो एक ये भी है, दूसरा उन पर ये भी एक बड़े विवाद में रहे थे कि वो बिल्कुल बीच के सामने कुछ 2000 स्क्वायर फीट का आसपास की जगह थी और वहाँ पे उन्होंने बंगलो बनाया और उसमें कुछ स्कैम वाला मामला है। ये सब वो जो है इन सब चीज़ों को लेकर विवाद में रहे हैं वो, और अब जा रहे हैं। अब क्योंकि महाअघाड़ी सरकार बनी तब से वो हाशिए पे है, तब से वो कोई मुख्य भूमिका प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जाके उनका अब शिंदे गुट में जाना, मिल जाना कितना भारी पड़ सकता है शिवसेना को, जबकि
शिवसेना ने खुद ही उनका महत्व समाप्त कर दिया था आज से 2.5-3 साल पहले। जी। तो ये एक अब सोच विचार की बात हो जाएगी। लेकिन हमको लगता है कि देखिए, कोई भी आपके गुट से अगर, जब आपका गुट टूट ही रहा है पूरा, और उसमें से फिर अगर एक और व्यक्ति जाता है जो हालांकि भले ही आपको लगता है कि आपको फायदा नहीं पहुंचा रहा है आपके साथ रहते हुए, लेकिन अगर वो कहीं जाता है तो आप जानते हैं वो बैलेंस तो ट्रांसफर होता है। तो वो ट्रांसफर ऑफ बैलेंस जो होगा, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और ज्यादा नुकसान जो है वो उद्धव ठाकरे ग्रुप को पहुंचाएगा। और आगे इसी तरह से अगर लोग जाते रहें तो फिर धरातल पे जो ग्राउंड लेवल पे जो उनका संगठन है वो कितना उनके साथ रह पाएगा, कितना टिक पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती वाली बात जो है उद्धव ठाकरे के लिए हो जाएगी। शोभित जी। तो निश्चित ही तौर पर कहेंगे, अगर वो सिंधे गुट का दामन थामते हैं तो एक बड़ा मैसेज भी जाएगा, और मैसेज जाने का मतलब यह है कि जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी से जुड़े होते हैं उनमें भी ये मैसेज सर्कुलेट होता है और उसका असर जो है बहुत व्यापक देखा जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई भी पार्टी की गाइडलाइन या उसकी कार्यशैली से खुश नहीं है तो वो भी पार्टी का दामन छोड़ सकता है। तो ये भी एक उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा जो है मुसीबत का कारण भी बन सकता है। बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, क्योंकि लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद का चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और इसमें भी एक आज भी इस चर्चा को करना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि G23 गुट की बात कही जा रही थी कि वो भी जो है नामांकन दाखिल करेगा, और शशि थरूर और खरगे, ये इन लोगों के तो जो चेहरे हैं वो स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन G23 गुट के क्या चेहरे आ सकते हैं? क्योंकि नामांकन की तिथि जो है वो निकल चुकी है, तो अब तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। हालांकि नामांकन वापसी की अभी तारीख जो है वो शेष है। क्या कुछ G23 गुट को जो है, जिस तरीके से उम्मीद सर कह रहे थे कि इनके भी तरफ से कोई प्रत्याशी आ सकते हैं, अशोक जी का नाम चला था जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, तो अब ये जो धड़ा है वो पूरी तरीके से अलग हो गया, और इसको रोकने के लिए क्या कुछ जो कांग्रेस संगठन अभी देखिए 2 ही लोगों ने भरा ना। जी। कल तारीख थी जी, 2 लोगों ने भरा जी, 30 तारीख को जी। तो एक खरगे है और एक शशि थरूर है जी। अब थरूर साहब कहाँ से है? वो G23 को रिप्रेजेंट करते हैं जी, ठीक है। और खरगे जो है वो तो ऑब्वियसली वो गांधी परिवार के बहुत वफादार है जी। तो यहाँ पे ये दिग्विजय सिंह का पत्ता जो उन्होंने उतारा, उसके बाद ये फिर उनको प्रस्तावक बना दिया जाना जी, और फिर खरगे को अपना ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित ना करना जी, और उसके बाद फिर एक ही व्यक्ति जो है ना दिग्विजय सिंह भरते हैं और प्रस्तावक बन जाते हैं, गहलोत भी उनके प्रस्तावक बन जाते हैं, है ना, ठीक है। कुछ 14 प्रस्तावक है मेरे ख्याल से उनके जी। और उस तरफ जो है शशि थरूर के कुछ 5 प्रस्तावक हैं जी। अच्छा, उनके नाम भी वो घोषित नहीं कर रहे हैं जी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब ये बात तो तय हो गई कि अब G23 से और तो कोई आया नहीं, शशि थरूर के अलावा और तो कोई आया नहीं ना जी। और यहाँ पे ये खेल में फंसा के इन लोगों ने खरगे को फिर अपना डमी उम्मीदवार से मुख्य उम्मीदवार बना दिया, ठीक है। तो अब इस स्थिति में बिल्कुल एक चीज समझ में आ रही है, वो ये है कि शशि थरूर को छोड़ के अब G23 से कोई भी जो कांग्रेसी नेता है वो इस अध्यक्ष पद की होड़ में नहीं है। अब जब नहीं है तो अब ये देखिए, ये मामला अब हो चला है कांग्रेस में गांधी परिवार के वफादार विरुद्ध जी, जो रिबेल है उनका जी, ठीक है, जो समर्थक है और जो विद्रोही है, अब उनके बीच का ये मुकाबला हो चला है। अब ये तय करेगा कांग्रेस का भविष्य आने वाले दिनों में कि पार्टी जो है वो गांधी परिवार के कब्जे में ही रहेगी, या पार्टी जो है वो कोई भी एक न्यूट्रल आदमी, कोई भी एक कांग्रेस की विचारधारा को सालों से मानने वाला और उस पर काम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है। ये मुकाबला अब इस 2 विचारधाराओं के बीच में हो रहा है कांग्रेस के अंदर में, और अब इसमें खून जो भी बहेगा वो खून उनका खुद का ही बहेगा। जो भी इजा अगर उनको हुई तो वो उनको इंजरी भी अगर हो गई तो वो भी खुद ही के लोगों के द्वारा की गई होगी। तो अंतर्युद्ध सी स्थिति है ये, इसको डेमोक्रेटिकली अच्छी तरह से किया जा सकता था, लेकिन लग ये रहा है कि गांधी परिवार कैसे भी करके चाहता नहीं है बिल्कुल कि पार्टी की जो पार्टी पर जो उनकी ग्रीप है वो ग्रीप कैसे भी उनसे हाथ से छूट जाए या ग्रीप ढीली हो जाए, वो नहीं चाहता है। तो फिर ये दिखावे का एक चल रहा है पूरा मॉडल, पर इसमें एक चीज साफ कह सकते हैं कि G23 का खेल जो है ऑलमोस्ट जो है इस चुनाव के जरिए खत्म हो रहा है या किया जा रहा है।
या तो फिर वो रिबेल लोग कांग्रेस में रहेंगे तो भी बिल्कुल साइड पे रहेंगे जी या शायद वो पार्टी छोड़ दे फिर। जी इस स्थिति में लाके उनको खड़ा कर दिया जाएगा। ये एक बार पहले भी हो चुका है। ये जब इंदिरा और वर्सेस मोरारजी देसाई का मामला चला था जी 1967 से लेके, तो संस्था कांग्रेस वर्सेस इंदिरा कांग्रेस वाला मामला चला था। जी ये कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है, कांग्रेस में ये होता रहा है जी और विघटन हुए हैं। जो अंतिम विघटन था वो ये लेट 60s में हुआ था। जी तब इंदिरा गांधी, जिसको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, मतलब कि ये कांग्रेस में ये कहा जाता कि ये बोलती नहीं, इनको बोलना आता भी नहीं है, एंड शी वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट ओनली। और मोरारजी देसाई जो बहुत कद्दावर नेता, मतलब कांग्रेस के जो बहुत ही बड़े कद्दावर नेता थे उस समय के, वो उनमें से एक थे। तो वो एक जो कांग्रेस मोरारजी भाई के साथ जो लोग रहे वो लोग संस्था कांग्रेस में रहे, और बाकी जो इंदिरा के साथ रहे फिर वो कांग्रेस आई हो गया। जी वो आई का मतलब इंदिरा नहीं होता था, आई का मतलब इंडिया होता था, लेकिन वो इंदिरा कांग्रेस के नाम से फिर उसको जाना जाता था। वो विघटन हुआ और फिर मोरारजी देसाई और उनके साथ के जितने भी लोग हैं उनकी राजनीति और 10 साल चली। उसके बाद जब एक बार वो देश के प्रधानमंत्री बन भी गए, जनता मोर्चे की सरकार बनी और आप जानते हैं जनसंघ मिला, उसमें सब मिलके उन्होंने सबने 1977 में सरकार बनाई थी जो 80 में फिर चली गई। तो खैर वो बहुत बड़े कद के नेता थे। इतना बड़ा कद आज किसी कांग्रेस रिबेलियस का है नहीं जी जो उनका था। बिल्कुल। और वो वहां पे वो रिबेलियस नहीं थे, वहां पे इंदिरा गांधी रिबेलियस थी। जी यहाँ फर्क है। वो नहीं चाहती थी कि संस्था कांग्रेस जो है उसमें अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर वो अपनी कांग्रेस खड़ी करेगी, अपनी पार्टी होगी जो मूल कांग्रेस से अलग होगी। तो वहां इंदिरा गांधी में मैं ऐसे देखता हूं कि वहां इंदिरा गांधी रिबेल थी, यहाँ पे सोनिया गांधी के खिलाफ जो लोग हैं वो रिबेल हैं। ये एक फर्क है। पर ये इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं कि विघटन होता है नहीं होता है या कौन नया अध्यक्ष बनता है, पर इससे कांग्रेस का काफी सारा भविष्य जो है कुछ आगे आने वाले दिनों में निश्चित होगा, दिशा भी तय होगी और समझ में ये आएगा कि अब ये पार्टी सही अर्थ में कितनी मजबूत रह सकती है या आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं तीसरे संवाद की तरफ, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के लीडर कहेंगे राहुल गांधी को, जिस तरीके से वो मजबूती के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ। उनका एक मुख्य उद्देश्य था, उन्होंने यात्रा शुरू करने से भी पहले कहा था कि मेरा इस यात्रा के जरिए भारत जोड़ना तो एक प्रमुख उद्देश्य है ही, लेकिन एक पार्टी को भी जोड़ना। मतलब पार्टी में जिस तरीके से बिखराव की घटनाएं हो रही हैं, हालांकि वो बिखराव यात्रा के बाद भी बहुत प्रमुखता से निकलकर सामने आया, लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि कांग्रेस को भी वो मजबूती प्रदान करना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से। लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ बनता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। यात्रा उनकी चल रही है और यात्रा का एक पहलू अलग हो सकते हैं। कांग्रेस में मतलब कहते हैं किसी भी विचार अगर धारा के जरिए कोई भी पार्टी कार्यक्रम करती है तो उसमें सभी पार्टियों की पार्टी के नेताओं की मौजूदगी बहुत ही जरूरी हो जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं राहुल गांधी की यात्रा की, तो अभी तो वो कदम से कदम अकेले मिलाते हुए चलते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता उन्हें समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या हम इसी सवाल से शुरुआत करेंगे कि क्या राहुल गांधी की सपनों की कांग्रेस यही है? जिस तरीके से कांग्रेस में बिखराव देखने को मिल रहा है, राजस्थान में अंतर्कलह हुई और पार्टी निश्चित तौर पर उसमें एक जो उनके कार्यकर्ता एक गलत मैसेज सर्कुलेट हुआ, क्या खामियाजा आगे भी भुगतना पड़ेगा? और राहुल गांधी की जो छवि बन के निकल के आ रही है वो कांग्रेस को जोड़ पाने में अभी तक जो है नाकाम साबित हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए सर? ये बिल्कुल सही बात है आपकी शोभित जी, और बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, श्रवण गर्ग साहब जी, हमारे मेंटोर भी, उनको भी आज भी मानते हैं कि वो हमारे मेंटोर है। बहुत कुछ सीखा है उनके नीचे काम करके। उन्होंने एक बहुत बढ़िया ब्लॉग लिखा है जी। उसी ब्लॉग पर आधारित जो हम आज बात कर रहे हैं, और वो कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब कांग्रेस इतने पुराने पत्रकार, मतलब उस समय से उन्होंने मतलब इमरजेंसी कवर की हुई देखिए, तो वहां से लेके अब तक का उनका पत्रकार तो रहा है। तो वो बड़ी वो जब कुछ लिखते हैं तो हम उसको बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं जी। और हमेशा जो है वो न्यूट्रल रहते हैं, वो उनका कोई बायस नहीं होता, कोई प्रेजुडाइज नहीं होता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होता, पर काफी सटीक लिखते हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, हमने आज उसी आर्टिकल को लेकर हम आज ये संवाद करने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जो उनका टाइटल वो यही है जो आप कह रहे थे कि क्या राहुल गांधी के सपनों की नई कांग्रेस यही है, ये उनका हेडिंग है। वो कह रहे हैं और उस मुद्दे को लेकर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि
इतने वरिष्ठ पत्रकार का अगर इस तरह से अगर ये इनके मन में सवाल उठ रहा है, जिन्होंने चीजें बनती बिगड़ती हुई, उठती हुई, गिरती हुई इतनी सारी देख ली है कि पूछिए मत। और वैसे व्यक्ति जब ये बात लिखते हैं तो उस पर सोच विचार करना और संवाद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो कुल मिला के पॉइंट है वो यही है कि भाई असली कांग्रेस किसे माना जाना चाहिए, है ना? क्या उसे जो इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्य कर्नाटक, मतलब अभी केरल से वो यात्रा जो है कर्नाटक में प्रवेश कर चुकी है, ठीक है, अब वो राज्य किसका है? वैसे तो भाजपा शासित राज्य है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो माना जाता है कि नए अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के, वो भी कर्नाटक से आते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और उस प्रदेश में अब यात्रा चल रही है, उनकी चल रही है अभी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हजारों लाखों लोग जो है स्वागत के लिए जो है सड़कों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ एक असमंजस की स्थिति है, वो ये है कि ये कहते हैं कि ये सही है ये दृश्य, या फिर नई दिल्ली में जो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जो पूरा एक मामला जो 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 इतना मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर गया, वो चित्र सही है। मतलब ये सवाल वहां उठता है ना कि आपको लाखों लोग मिल रहे हैं, हजारों लोग सड़कों पे खड़े हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके साथ संवाद कर रहे हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं ना, वो यात्रा में लोग चल रहे हैं साथ में, तो ये चित्र सही है? या जो अध्यक्ष पद को लेकर जो एक बड़ा विभत्स किस्म का हमको चित्र देखने को मिला अंदरूनी तौर पर, कांग्रेस की अंदरूनी फाइट को लेकर, वो चित्र सही है? तो ये में से कौन सी सही बात है और कांग्रेस कौन सी है? ये वाली कांग्रेस है या राहुल गांधी, या जो राहुल गांधी लोगों के साथ जुड़ते हुए चल रहे हैं वो कांग्रेस है? और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि लोग अगर अभी भी जो है रास्ते पर निकले हुए राहुल गांधी से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो उनसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो मतलब ये है कि भाई लोग कांग्रेस को ना भूले हैं, ना उसको मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि वो अंधेरे की गर्त में उनको डाल दी कांग्रेस को, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। अगर होता, अगर देखिए आपका वजूद ही नहीं होता और आप रास्ते पे निकल जाते तो आप साथ कौन आना? कोई नहीं, जन समर्थन भी नहीं जुटता, कौन मतलब। हाँ, और ये कोई देखिए हम जो भीड़ देख रहे हैं अभी, ये कोई वो वाली भीड़ नहीं है कि मतलब पेड क्राउड नहीं है ये तो समझ में आता है। आप देखिए हमको पता चल जाता है कि कौन पेड है कौन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है इनका, ठीक है, और कैसे पेड जो क्राउड होता है, मॉब होता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, और जो ऑर्गेनिक तौर पे जो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं उनका बिहेवियर और उनका बर्ताव कैसा होता है इस पूरी प्रोसेस के दौरान। तो ये एक ऑर्गेनिक भीड़ है जो लोग आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं फिर? मन में आपको सवाल होना, आप अगर राजनीति को आप समझने की कोशिश करते हो तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको मन में उठते हैं। बिल्कुल। तो ये लोग कौन है जो आ रहे हैं इनके साथ? अच्छा, केरल में तो वामपंथी की सरकार है जी, ठीक है, वामपंथी सरकार है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। तो इनके साथ जो 300 किलोमीटर खत्म कर चुके हैं, ये इनके साथ इतने लोग कैसे आ रहे हैं? तो क्या कारण है? अच्छा, कारण एक ही हो सकता है कि भाई आप आज भी सांप्रत हो जी, आज भी रिलेवेंट हो, आज भी जो है आपकी बात लोगों तक पहुंच पा रही है, आपकी बात को लोग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो वो चीज जो है वो एक दृश्य के तौर पर नजर आती है। तो अगर ये जब रोड पर निकलते हैं और ये देखने को मिलता है, तो फिर ये जो ऊपर फिर अलग सा स्ट्रक्चर है जहां पर पार्टी संगठन का मामला है, आपके छत्र पर अलग अलग जो प्रदेशों के आके बैठे हुए हैं, वो जिस तरह से खींचतान कर रहे हैं, अंदरूनी एक जो डॉग फाइट चल रही है, उस फाइट का खामियाजा ये हो रहा है कि आपकी किरकिरी हो रही है। और तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर में फिर जनता भी तो सोचती है ना, जनता के मन में सवाल उठता है कि भाई कौन सी कांग्रेस जो है ये सही कांग्रेस है, या ये वही कांग्रेस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं या हम समर्थन दे रहे हैं? तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद गर्ग साहब कहते हैं जो हमको बड़ा ये साथ बहुत हमको बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत सही लगता है उनका। ये कहते हैं कि अब गर्व के साथ प्रचार ये किया गया है कि गांधी परिवार के सभी के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना अब ये अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है, ये प्रचार है जी। अच्छा, तो ये प्रचार है तो क्या ये हो रहा है? अब
सवाल ये मन में होता है ना जी। कि अगर ये प्रचार इस तरह किया जा रहा है कि अब जो नया अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार का नहीं होगा, जी। मतलब कि गांधी परिवार के प्रभाव से कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, जी। क्या ये हो रहा है? ये नहीं हो रहा है। ये हम देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है ना। वहां अगर गहलोत को जिस तरह से जवाब देने के लिए 50 साल की सीरियस पॉलिटिक्स करने के बाद भी अगर एक ऐसे स्टूडेंट की तरह खड़ा रह के सर झुका के बात करनी पड़े और सॉरी बोलना पड़े, माफी मांगनी पड़े, वैसी उस महिला के सामने खड़े होकर जिनका अपना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने ना इस देश को ठीक से जाना है ना उनको इस देश को ठीक से समझा है, वो बाहर से आई है, एक परिवार में आई, वो परिवार का दबदबा रहा है इस देश में, इसीलिए इनको ये विरासत में मिल गया है। मैं ये राहुल गांधी के लिए नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि राहुल गांधी ने देश का भ्रमण किया है, इससे अलावा भी इससे पहले भी बहुत सारी जगह पे वो जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनकी रोड ट्रिप्स होती है, उनकी पदयात्रा भी होती है। मैं ये प्रियंका के लिए भी नहीं कहूंगा, हालांकि भले वो बहुत कम सक्रिय रही है राजनीति में, लेकिन फिर भी वो, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव देख ले फॉर एग्जांपल, जब वो पहली बार सक्रिय रूप से राजनीति में आई तो आप देखेंगे उन्होंने लोगों के अंदर बीच में जाके मिलने की एक कोशिश की थी। और ये आप अगर बताएं मुझे, सोनिया गांधी ने आज तक कौन सी ऐसी यात्रा की? या सोनिया गांधी वो जो दिल्ली का घर है, वहां उस घर से बाहर सिर्फ चुनावी रैली या चुनावी सभा का संबोधन करने के अलावा वो कहाँ इस देश में गई है? कौन सी ऐसी जगह गई है जहां जाके उसको इस देश की जो प्राचीन सभ्यता, प्राचीन मूल्य, प्राचीन जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे मूल हैं, वहां उनका कोई अंदाज लगा हो, कोई परिचय हुआ है क्या आज तक? तो मैं इसलिए कहता हूं कि सोनिया जी जो है ना, मैं उनको राजनेता या पॉलिटिशियन नहीं मानता हूं, और वो उनको जो भी आज तक मिला है मैं मानता हूं कि शी डज नॉट डिजर्व दैट, वेरी ऑनेस्टली। अब फिर भी वो अशोक गहलोत को वहां जाना पड़ता है और वहां से उनको माफी मांगनी पड़ती है। और ये कहा जाता है कि उन्होंने जब सॉरी बोला, कहा कि मैं बहुत दुखी हूं कि ये हो गया पूरा विधायकों वाला कांड और मैं माफी मांगता हूं। कहा जाता है कि सोनिया जी ने जवाब तक नहीं दिया, उन्होंने खुद इस बारे में जवाब तक नहीं दिया है। तो इससे बड़ी कोई एरोगेंसी हो नहीं सकती है। तो अगर गांधी परिवार ही सब कुछ नहीं है इस पार्टी में, तो अशोक गहलोत को इस तरह से माफी मांगने की जरूरत नहीं होती, अध्यक्ष पद के रेस से अपना नाम हटाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि उसमें फिर बहुत सारी थियरीज आ जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अशोक गहलोत खुद नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, ठीक है। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, ये जैसे उस दिन अशोक वानखेड़े से हमारी बात हो रही थी, उनकी थियरी ये थी कि पूरा दिग्विजय सिंह का क्या कराया हुआ है, ठीक है। और फिर हमने वो वीडियो भी देखा तथाकथित रूप से, जिसमें अजय माकन और वो कुछ नेता लोग बैठे हुए और कह रहे हैं कि अब तो वो जो आरोप था कि सचिन पायलट के प्रति पक्षपात रखते हुए ही ये अजय माकन जो है पूरा ऑपरेशन चला रहे थे, तो वैसे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। तो अब सवाल ये होता है कि क्या ये कांग्रेस है जो राहुल गांधी चाहते हैं, जो निकले हैं पद यात्रा करने के लिए, 5 महीने के बाद वापस दिल्ली लौटेंगे, उससे पहले तो यहाँ पे आने वाले हैं नहीं वो, तो क्या इस कांग्रेस को बनाने के लिए निकले हैं? क्योंकि देखिए, जब 1998 में, आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, 1998 तक, थोड़ा जिक्र हमने कल उसका किया था, पर आज थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। तब तक जो है वो राजीव गांधी का एसेसिनेशन हो चुका था, ठीक है। उसके बाद ये परिवार संपूर्ण रूप से जो है वो एक लो प्रोफाइल तरीके से था, ये कहीं नहीं थे पॉलिटिक्स में देश की, ठीक है। आप समझ लीजिए कि 90 के अंत से लेके 1998 तक, मई 1998 तक, ये कह लीजिए कि ये परिवार ऑलमोस्ट 8 साल जो है वो इस राजनीति, देश की राजनीति जो है मुख्य धारा है वहां कहीं नहीं था, ठीक है। उसके बाद अब वो सीताराम केसरी साहब थे जो बिहार से आते थे, और वो बहुत पुराने, वो भी कांग्रेसी थे, मतलब आज़ादी की जो आंदोलन उसका जो हुआ था उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर चुके थे, और उनके हाथ में ये कमान थी, ठीक है। और जब 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तो वो पहली बार इस तरह का एक
पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ। हालांकि जनता मोर्चे की सरकार बन चुकी थी, लेकिन वो सफल नहीं रही थी। 2.5 साल में उसको टूटना पड़ा, वो टूट गई सरकार। पर पहली बार ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो सफल रहा अपनी पूरी टर्म तक। वो था नरसिम्हा राव की सरकार, जो कांग्रेस लेड थी, ठीक है। और साथ में उसमें लगभग 23 से ज्यादा राजकीय पार्टियां थी, वो सब मिलके, इसमें वामपंथी भी बड़ी मात्रा में थे और बाकी और भी थे, सब ने मिलके, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सब ने मिलके एक खिचड़ी सरकार बनाई जिसने 5 साल पूरे किए। और उदारीकरण जैसा बहुत बड़ा निर्णय भी जो है उसी समय उसी सरकार के कार्यकाल में लिया गया। और बाबरी ध्वंस भी उसी सरकार जो केंद्र में थी उसी समय हुआ। नरसिम्हा राव की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि वो चाहते तो शायद रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं। उनकी भी छवि जो है बहुत रूढ़िवादी ब्राह्मण की एक छवि पोर्ट्रे की जाती है, ये सब ठीक है। अच्छा, इस समय सोनिया गांधी क्या कर रही थी? अपने पति की मृत्यु का शोक मना रही थी और फिर भी अहमद पटेल के जरिए कोशिश कर रही थी कि उस सरकार में ऐसा कुछ उनकी मर्जी का भी कुछ हो। पर नरसिम्हा राव वॉज अ वेरी वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। उन्होंने उस टक्कर को हमेशा झेला, वो सरेंडर नहीं हुए। और यही कारण रहा कि राजनीति में प्रधानमंत्री पद से जैसे वो उतरे हैं शोभित जी, उसके बाद फिर देखिए उनकी राजनीतिक पतन ही होता गया। बिल्कुल, वो फिर कभी मुख्य धारा में राजनीति की आ नहीं पाए। कारण यही था कि एक तरह से भले ही ये गांधी परिवार जो है वो दिखता नहीं था, पर्दे के पीछे था, लेकिन उनको डर था, सिक्योरिटी को लेकर उनको बड़ी थ्रेट थी। उनको लगता था कि हमारे बच्चों को भी मार दिया जाएगा, हमको भी मार दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सोच समझ के आगे नहीं आते थे। और अहमद पटेल उनके काफी निजी करीबी हो चुके थे, राजनीतिक सलाहकार हो चुके थे पर्सनल लेवल पे सोनिया गांधी के, क्योंकि राजनीति की समझ सोनिया गांधी को नहीं है। आप कभी मेनका गांधी के पुराने कोई इंटरव्यूज देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की पर्सनालिटी डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में। वो एक ही घर में रहते थे, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास में रहते थे वो लोग। वो कहती थी, वो कुछ इंटरव्यूज कभी देखिएगा तो आपको पता कि सोनिया जी का जो शौक हुआ करता था, हॉबी हुआ करती थी, इट वाज ऑल materialistic, it was all shopping and shopping. So no deep thinking, nothing which connects to intellect, nothing which connects to the process of intelligent discussions. ऐसा कुछ नहीं था। Otherwise, other hand में मेनका गांधी was always been an activist. वो मॉडल तो अपने जमाने की थी, लेकिन she was there with a brain. तो वो एक बहुत बड़ा फर्क रहा। तो सोनिया गांधी को ये सब चीजें जो है ना कभी समझ में आती थी, ना समझता है, मुझे लगता है कि आज भी आती। वो सिर्फ एक ही इंस्टिंक्ट पे काम कर रही है, वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उनके लिए कांग्रेस जो है वो एक ऐसा एक शस्त्र है हाथ में कि जब तक वो है तब तक उनको लगता है कि वो लोग सेफ है। वो अगर शस्त्र हाथ से छूट गया, अस्त्र हाथ से छूट गया, तो उनको लगता है कि फिर वो टोटली पॉलिटिकली तो खत्म हो ही जाएंगे, और साथ साथ जो है वो उनका फिजिकल एंड भी हो सकता है। ये डर है उनको। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने जिन जिन लोगों से बात की है, सबको ये लगता है कि उनके लिए कांग्रेस के ऊपर से ग्रिप कम करना वो संभव नहीं है। और नरेंद्र भाई जो है वो बिल्कुल इस नीति को लेकर वो चीज समझ रहे हैं, और इस समझ की भावना के साथ वो लगातार अटैक कर रहे हैं गांधी परिवार पर, ताकि कैसे भी करके उनको उससे जो है मुक्त किया जाए। अगर वहां से वो मुक्त हो गए तो मुझे लगता है सोनिया यहाँ रहेंगी, वो उससे शायद चली जाए, अपने मई के चली जाए वहां पे, ये भी संभावना है। तो कुल मिला के बात ये है, मुझे लगता है कि समय हमारा खत्म होने की तैयारी में है, लेकिन आज का ये जो हमारा जो कार्यक्रम है, और मुझे अंत में लगता है कि ये कांग्रेस अगर राहुल गांधी चाहते हैं, नई कांग्रेस, तो फिर ये बहुत बेतुकी कांग्रेस होगी, और ऐसी कांग्रेस का फिर कुछ भला नहीं हो सकता है। एक तरफ आपके साथ रोड पे लोग जुड़ रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अंदर अंदरूनी चित्र जो है आप वो इतना विभत्स और इतना वो भयावह, आप एक भयावह चित्र है पार्टी के लिए, वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। तो उसमें से आप कौन सी कांग्रेस को चुनेंगे, वो राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। और गांधी परिवार को अगर देश में सही में कुछ भला करना है कांग्रेस के माध्यम से, तो ये डर जो है वो छोड़ना पड़ेगा कि ये बपोती है, बपोती नहीं रखनी चाहिए इसे, और लोगों के लिए भी जो है उसमें जगह करनी चाहिए।
और अगर ये कर पाएंगे सही अर्थ में कर पाएंगे, तभी ये जो है वो उनकी सोच को जो है प्रशंसा मिलेगी और उस देश का अच्छा भी होगा। अदरवाइज खरगे आएंगे, खरगे बैठेंगे, क्या फर्क पड़ता है सोनिया जी कांग्रेस चलाए या खरगे कांग्रेस चलाए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं क्या खरगे के लिए जुड़ रहे हैं क्या, ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित ही राहुल गांधी को ये सोचना पड़ेगा और जिस तरीके से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है ये भी अपने आप में अद्भुत है। अगर वो इस चीज़ की लोगों की भावनाओं को कनेक्ट आज भी कर पा रहे हैं तो निश्चित ही तौर पर भारत जोड़ो यात्रा एक जान फूकने, कांग्रेस में जान फूकने का काम कर रही है और उसको मेंटेन करके चलना राहुल गांधी को करना ही पड़ेगा इस काम को। तो फिलहाल राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि न्यूज़ रूम लाइव में भी हमारे साथ जुड़िए। 12 से 1 बजे के बीच में न्यूज़ रूम लाइव में हम कई मुद्दों को लेकर आएंगे और विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।